students, welcome to the video. In this video I explain you lesson number 9, heritage management. This is the first part of the lesson. First of all, get to know the meaning of हेरिटेज मैनेजमेंट. हेरिटेज मैनेजमेंट मीन्स क्या? तो हमारे जो ऐतिहासिक अलग अलग ऐसे सोर्सेज हैं जिसे हिस्टोरिकल सोर्सेज कहते हैं, तो हिस्टोरिकल सोर्सेज को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, उनको संभाल के रखना, आगे आने वाली जनरेशन तक ये सब इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इसके लिए भी ये सिस्टमेटिक ऐसा कोई सिस्टम है, दैट इज़ हेरिटेज मैनेजमेंट. ओके, so let's start the topic. Take one pencil in your hand, page number 59, lesson number 9. Okay, in this lesson we are getting to information about 9.1 sources of history, their conservation and preservation. 9.2 some famous museums. 9.3 libraries and archive. 9.4 encyclopedias. Okay, now we start. There is just one introduction for you. The sources of history and all the history books that have available today are the results of diligent work of the several historian. आज जो कुछ हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये सब के पीछे जो है ऐसे हिस्टोरियंस है, ऐसे इतिहासकार है जिनके अथक परिश्रम से जो है इस प्रकार की सभी जो सोर्सेस है, हिस्टोरिकल रिसोर्सेस है, अलग अलग जो जिसे हम लोग क्या कह सकेंगे, एविडेंस है, उन सभी को हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ले सकते हैं, है ना. इंस्टीट्यूट्स लाइक, उसके लिए देखो ये सब जो इनका कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग रिसोर्सेज है हमारी हिस्ट्री के, तो उनसे रिलेटेड जो कुछ अलग बुक्स है या जो कुछ अलग ऐसे एविडेंस है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्लेसेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं. इंस्टीट्यूट लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स. ओके, तो ये जो तीन जगह है, लाइब्रेरी आप सभी को पता होगा, जहाँ पर जो है बुक्स है, नॉवेल्स है, हमारे जो प्राचीन या अर्वाचीन ऐसे अलग अलग ग्रंथ है, उनको वहाँ पर मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है. तो इस प्रकार के ग्रंथालय होते हैं. उसके साथ साथ म्यूज़ियम्स है, जहाँ पर बहुत सारी पुरानी वस्तु जो है वो जतन करके रखी जाती है, जिसे हम लोग पुरातत्व विभाग से एक्सकर्शन में मिली हुई जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, कॉइन्स है, वो वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है. उसके साथ साथ आर्चिव्स है, जहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है या फिर पेपर्स है, उसके साथ साथ लेटर्स है, डायरीज़ है, ये सभी वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है. तो ये सब जो इंस्टीट्यूट्स है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज जो है हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं. ओके, दे चूज इम्पोर्टेंट स्पेसिमेंस फ्रॉम द हेरिटेज कलेक्शन एंड एग्जिबिट देम. बहुत बार क्या होता है, ये जो लाइब्रेरीज होती है, म्यूजियम्स होते हैं, वहाँ पर इन सब की जो कलेक्शंस है वो लोगों तक वो ज्ञान पहुँचाने के लिए उसका एग्जीबिशन रखा जाता है. बहुत बार ऐसी बहुत सारी बातें रहती है कि जो हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन जब हम लोग इस प्रकार के म्यूज़ियम्स में जाते हैं, वहाँ पर विज़िट देते हैं, तो हमारी जो जानकारी है वो और ज़्यादा कंफर्म हो जाती है और हम तक सही सच्ची वाली ट्रूथफुल ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है ना. तो ये सब जो है म्यूज़ियम्स, आर्चिव्स एंड लाइब्रेरीज, ये सब जो है प्लेसेस इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने लाती है. दे ऑल्सो पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पॉम्पलेट्स, लिफलेट्स एंड पोस्टर्स. उसके साथ साथ बहुत बार क्या होता है, ये जो लाइब्रेरीज होती है या म्यूज़ियम्स होते हैं, वो बहुत बार उनके थ्रू अलग अलग न्यूज़पेपर्स है, उनके थ्रू हम तक बहुत सारी जानकारी पहुंचाते हैं, जो हम लोग न्यूज़पेपर पर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स में पढ़ सकते हैं, जर्नल्स में पढ़ सकते हैं, पॉम्पलेट्स है, लिफलेट्स है, पोस्टर्स, उसके थ्रू ये सभी जानकारी जो है हम तक पहुंचती है. द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टफैक्ट्स विच आर नॉट एग्जिबिटेड. बहुत बार क्या होता है, ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ऐसे भी कुछ आर्टफैक्ट रहती है, जिसे हम लोग पुरातत्व वस्तु कह सकते हैं, आर्टफैक्ट. तो इस प्रकार की होती है कि जिसका प्रदर्शन नहीं लगाया जा सकता, जो जानकारी हम तक नहीं पहुंचाई जा सकती, तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, ऐसी जानकारी के लिए हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट आर स्टोर इन द म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स
आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट फॉर देयर कंजर्वेशन। बहुत बार ऐसी जो इम्पॉर्टेंट बातें रहती है, डॉक्यूमेंट्स रहती है या कोई वस्तुएं रहती है, तो उनको कंजर्व करने के लिए उनको अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको संभाला जाता है, केयरफुली उसको हैंडल किया जाता है फॉर देयर कंजर्वेशन। दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टफैक्ट आर मेड अवेलेबल टू द रिसर्चर्स। और बाद में इस प्रकार के सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट के बाद जो रिसर्चर्स होते हैं, संशोधक होते हैं, उनको ये सभी दस्तावेज कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स है या फिर बहुत सारे आर्टफैक्ट्स है, वो उनको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, देखने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक। लाइब्रेरीज में इस प्रकार की बहुत सारी बुक्स जो होती है उनको प्रिजर्व, कंजर्व करके रखा जाता है, और ये सभी जानकारी फिर आप जैसे मेरे जैसे जो हिस्ट्री से रिलेटेड पर्सन है उनको दिखाया जाता है, उनको वो स्टडी कर सकते हैं। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हेरिटेज मैनेजमेंट में कैसी चीज़ें आती है और उसको कैसे केयरफुली हैंडल किया जाता है। नाउ 9.1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब अभी तक आप लोगों ने हिस्ट्री का जब जब चैप्टर पढ़ा तब आप लोगों को ये ध्यान में आया होगा कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है देयर आर सो मेनी टाइप्स, है ना। ओरल रिसोर्सेज या फिर ओरल सोर्सेज, देन रिटन सोर्सेज, उसके साथ साथ मटेरियल सोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनको कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। इस स्टेप लाइक कलेक्टिंग द सोर्सेज of history, creating their records and indexes, exhibiting manuscripts, old books and artifacts after completing necessary treatment requires very carefully handling and management। बहुत बार क्या होता है, ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं उनकी सबसे पहले तो उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी जो है वो इंडेक्स बनाई जाती है। उसके साथ साथ आर्टफैक्ट्स जो होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं, उसका एग्जीबिशन भी अगर लगाना है तो वो भी देखा जाता है कि कौन सी चीज़ों का एग्जीबिशन जो है, हैंडमेड, हैंड रिटन जिसे हम लोग कहते हैं, हस्तलिखित, उसका एग्जीबिशंस अगर लगाना हो तो कौन सी चीज़ों का लगाना चाहिए। ओल्ड बुक्स, बहुत सारी पुरानी बुक्स होती है, अन आर्टफैक्ट, बहुत सारे ऐसे पुरातत्व वस्तुएं जो होती है, ये सभी को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली साफ़ सफाई के साथ अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है, और बाद में उसका जो है केयरफुली हैंडलिंग और मैनेजमेंट के साथ उसको फिर इस प्रकार के एग्जीबिशन में वगैरह भी प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इट नीड पीपल विथ स्पेसिफिक स्किल। ये सब जो बातें हैं ये किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार के ये जो हेरिटेज मैनेजमेंट क्या होता है कि सिस्टमेटिकली ये सब स्किल वाले व्यक्तियों को ही इसमें जो है वो वर्क करने के लिए परमिशन मिलती है। इट नीड पीपल विथ स्पेसिफिक स्किल, एक विशिष्ट प्रकार की ऐसी एक जो स्किल है, कौशल्य जिसे हम लोग कहते हैं, वो हर एक व्यक्ति में नहीं होता। तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स होती है, ओनली ट्रेंड पर्सन, है ना, जो ट्रेनीज होते हैं या फिर जिन्होंने इस प्रकार का ट्रेनिंग लिया हुआ है, ऐसे ही लोग जो है म्यूजियम्स है, आर्चिव्स है, यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप दिस टास्क। इस प्रकार के ही लोग की जो है ट्रेनिंग लिए और सिस्टमेटिकली उस काम का उनको अच्छे से नॉलेज हो, ऐसे ही लोगों को जो है इस प्रकार के इसमें पार्ट लिया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ओके, नाउ वी स्टार्टिंग हियर ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, है ना। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये लेसन कभी आपने अगर 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी इस प्रकार का मतलब इंफॉर्मेशन आपको आया होगा। तो सबसे पहले है ओरल सोर्सेज। ओके, ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग एंड कंप्लाइंग ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स। अब देखो, ये जो ओरल सोर्सेज होता है उसमें बहुत बार क्या होता है, स्किल्ड पर्सन या फिर जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, तो जो लोक मतलब फोक सॉन्ग्स है, फोक टेल्स है, इन सबको संकलन करना, इसका कलेक्शन करना, ये भी यहाँ पर आता है हेरिटेज मैनेजमेंट में।
जहाँ पर बहुत सारी लोक कथाएँ हैं, लोकगीत है, लोक नृत्य है, उससे रिलेटेड बातें या फिर जानकारी जो है कलेक्ट की जाती है। क्लासीफाइंग, एनालिसिंग, इंटरप्रेटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल, जो कुछ कलेक्ट किया हुआ मटेरियल है, फोक सॉन्ग्स है, फोक टेल्स है, वो सभी मटेरियल उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एनालिसिस, उसका जो है अच्छे से विश्लेषण किया जाता है कि ये कौन से पीरियड का है, कहाँ से मतलब कौन से राजा महाराजा के कार्यकाल का है, या फिर कौन से एरिया में, या इस प्रकार के जो ट्रेडिशन है फोक टेल्स या फोक सॉन्ग्स की, उस सब के ऊपर जो है विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। एंड इंटरप्रिएटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल, इंटरप्रिएटिंग में क्या होता है, तो बहुत सारे अर्थ, पहले के ज़माने में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, कुछ भाषाओं के अर्थ आज भी जो है उस पर स्टडी चल रही है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो फोक सॉन्ग्स है, फोक टेल्स है, तो उनके अर्थ लगाना ये भी यहाँ पर जो है ओरल सोर्सेस में किया जाता है और उनका अर्थ लगाया जाता है। उसके साथ साथ तीसरा है पब्लिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च, जो कुछ रिसर्च चल रहे हैं या मिले हैं वो रिसर्च को और अच्छे से पब्लिश करना, जिसके कारण जो है हमारी क्यूरियोसिटी अच्छी मतलब सेटिस्फाइड हो जाए और हमको जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमको मिले। ये ओरल सोर्सेज के थ्रू हेरिटेज मैनेजमेंट में किया जाता है। और अगर आपको लगता है कि इस प्रकार का हेरिटेज मैनेजमेंट जो है, इसके लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग्स एज अ ट्रेनर या फिर एज अ स्किल पर्सन होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स भी दी हुई है आपको यहाँ पर, नेसेसरी ट्रेनिंग्स। तो सबसे पहला है साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 2 सोशल साइकोलॉजी, माइथोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक, library science and information technology, history and historical research method, writing of research report and articles. These are the 6 main trainings important for कलेक्टिंग द ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो ये सब जो ट्रेनिंग्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है अलग अलग 6 ऐसे नाम भी आए हुए हैं। ये ट्रेनिंग अगर हमारी हो जाए या हमको इसमें से कुछ ट्रेनिंग्स मतलब चाहिए हो, तो उससे वो मिलने के बाद हम इस प्रकार के हेरिटेज मैनेजमेंट में एज अ स्किल पर्सन वर्क कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र है, उसके साथ साथ मानव शास्त्र है, भाषा शास्त्र है, ग्रंथालय व्यवस्थापन, जैसे लाइब्रेरी, यानी यहाँ पर वर्ड आया था लाइब्रेरी साइंस, उससे रिलेटेड है, या फिर हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है इस प्रकार के रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स, जैसे पीएचडीज में वगैरह भी इस प्रकार का रिसर्च किया जाता है। तो ये सब जानकारी अगर हमें है, ये ट्रेनिंग्स हमने कंप्लीट की, तो हम लोग भी एज अ स्किल पर्सन कुछ कर सकते हैं। ओके, तो हियर इज ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सेकंड है रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। रिटर्न सोर्सेज में कौन से आते हैं सोर्सेज, वो देखते हैं। कलेक्टिंग कॉइन्स एंड कॉपर प्लेट विथ इंस्क्रिप्शंस ऑन देम। बहुत बार क्या होता है कि हिस्टोरिकल एविडेंस में या हिस्टोरिकल जो कुछ अलग अलग बातें हैं उसमें इस प्रकार के कॉपर प्लेट्स, जिसे हम लोग ताम्रपत्र कहते हैं, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, पर्सनल करस्पॉन्डेंस एंड डायरीज, जिसमें राजा महाराजाओं से लिखित ऐसे उनकी डायरीज है, उनके स्पेशल जो डॉक्यूमेंट्स है वो, उसके साथ साथ दरबार में चलने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड पत्र, जैसे करस्पॉन्डेंस कहते हैं, इस प्रकार का भी कलेक्शंस इस रिटर्न सोर्सेस में आता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ रिटर्न सोर्सेज। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको और अच्छी जानकारी दी गई है। हिस्टोरिकल बुक्स, ओल्ड बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स एसेट्रा। तो बहुत सारे चित्र जो है वो पुराने ग्रंथ है या फिर फोटोज़ है, ये सभी का संकलन या फिर कलेक्शंस जो है वो रिटर्न सोर्सेस में आता है। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। बहुत बार क्या होता है, ऐसे जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको संभाल कर रखने के लिए उन पर केमिकल एंड बाकी क्लीनलीनेस ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है, साफ़ किया जाता है। और केमिकल प्रोसेसिंग के कारण जो है कितना भी पुराने इस प्रकार के अगर ये एविडेंस रहे तो भी वो ख़राब नहीं होते, और लॉन्ग लाइफ जो है आने वाली आगे की जनरेशन तक ये इंफॉर्मेशन हम लोग दिखा सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके साथ साथ थर्ड है असर्टिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड
डॉक्यूमेंट्स, बहुत बार क्या होता है कि ये जो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है इनका मूल्य निश्चित करना कि इनकी वैल्यू क्या है, कितने पुराने हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट है, कौन से राजा के हैं, उन वहाँ से हमको क्या नॉलेज मिलता है, ये सभी बातें जो है इस प्रकार की हिस्टोरिकल वैल्यूज़ जो है ये डॉक्यूमेंट्स की कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार आपने डिस्कवरी पर वगैरह देखा होगा कि एक्सकेवेशन के थ्रू व्यक्ति जो है बाय द मशीन कुछ ना कुछ ज़मीन के अंदर से एक्सकेवेट करता है और वो कौन से कार्यकाल की थी, कौन से राजा के ज़माने की थी, इस प्रकार की वो प्लेट्स है, वो चीज़ें हैं, आर्टफैक्ट्स है, उससे उसकी वैल्यू वगैरह लगाई जाती है। तो इस प्रकार का जो है इस रिटर्न सोर्सेज से हेरिटेज मैनेजमेंट के थ्रू वो जानकारी जो है हम तक पहुंचती है। एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, बहुत बार इस प्रकार के कुछ सिलेक्टेड ऐसे डॉक्यूमेंट्स का प्रदर्शन भी लगाया जाता है। जो क्यूरियस ऐसे हिस्टोरियंस होते हैं वो इस जो एग्जीबिशन है उसको विजिट भी देते हैं और अपनी क्यूरियसिटी जो है वो कंप्लीट भी करते हैं। उसके साथ साथ पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट, बहुत बार एडिटिंग की जाती है, बहुत सारे नॉवेल्स के थ्रू, ग्रंथों के थ्रू, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू ये सब जानकारी जो है वो पब्लिश की जाती है और लोगों तक पहुंचाई भी जाती है। आज भी अगर आप लोग न्यूज़पेपर डेली अगर आपको पढ़ने की एक हैबिट होगी तो बहुत बार न्यूज़पेपर में ऐतिहासिक या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जो है वो पब्लिश की जाती है। तो जिनको ये सब्जेक्ट पसंद होता है वो 100% ऐसी न्यूज़ पढ़ते ही है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं उनकी पेपर कटिंग निकाल कर अपनी बुक मेंटेन करते हैं जिससे आगे फ्यूचर में उनका यूज़ भी हो सके और उनकी हॉबी जो है वो भी कंप्लीट हो सके। ओके, तो इस प्रकार के रिटर्न सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं और उनको मेंटेन भी किया जाता है। अगर इस प्रकार का रिटर्न सोर्सेज के लिए किस प्रकार के स्किलफुल पर्सन होने चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो उस व्यक्ति में या फिर वो जो स्किलफुल ट्रेनर होते हैं उनमें नेसेसरी ट्रेनिंग में होता है नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट्स लाइक बाहमनी, मोदी, मोडी, पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट। बहुत बार क्या होता है ब्राह्मी है, मोडी है, पर्शियन, ये जो लिपि है, स्क्रिप्ट्स है, ये सब का नॉलेज जो है वो हमको होना चाहिए। उसके साथ साथ इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ये सभी जानकारी एज अ ट्रेनिंग में देखी जाती है। बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रेडिशंस, बहुत सारी अलग अलग जानकारी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, अलग अलग परंपराएं है उसकी। उसके साथ साथ लिटरेचर एंड कल्चर, डायनेस्टीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ पास्ट सोसाइटीज़, जो हमारे भूतकाल में अलग अलग सोसाइटीज़ थी वो सभी की जानकारी, अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी जानकारी, बेसिक जानकारी। उसके साथ साथ परंपराएं है, साहित्य है, संस्कृति है, अलग अलग राजा महाराजाओं के घराने हैं, उनका प्रशासन व्यवस्था जो थी, ये सभी जानकारी यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट होती है। उसके साथ साथ नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचरल आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट। ये राइटिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के लिए हमको बहुत सारी जानकारी जो है अलग अलग स्कूल्स एंड आर्ट्स ऑफ पेंटिंग्स, अलग अलग ज़माने की अलग अलग पेंटिंग्स, जैसे हमने लेसन नंबर 4 में पढ़ा था, वो सबकी जानकारी, स्कल्पचरल आर्ट्स उसकी जानकारी, उसका डेवलपमेंट, ये सभी जानकारी एज अ पर्सन हमको होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर्स, इंक्स एंड कलर्स, इस प्रकार के हर एक पीरियड में जो है अलग अलग पेपर्स है, इंक्स है, वो भी यूज़ किए जाते थे, तो वो सबकी भी जानकारी जो है एज अ हिस्टोरियन या एज अ ट्रेनर स्किलर हमको होनी चाहिए। ओके, नाउ नंबर 5, नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस। बहुत बार इस प्रकार के इंस्क्रिप्शन में यूज़ किए हुए अलग अलग जो पत्थर है, धातु है, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स यूज्ड इन द वेरियस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। एज अ ट्रेनर हमको जो कुछ अलग अलग ऐसे आर्टफैक्ट्स है या फिर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सब को मेंटेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए उनकी सफाई कैसे की जाती है, कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से मेटल के लिए कौन सा केमिकल बेस्ट होगा जिसके कारण हम उसको अच्छे से प्रिजर्व करें, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ 7 नंबर, नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो अलग अलग ऐसे लाइब्रेरीज होती है, म्यूजियम्स होती है, तो म्यूज़ियम्स के मतलब प्रदर्शनी में या फिर एग्जीबिशन करते समय वो सब मतलब इंफॉर्मेशन जो है हमको होनी चाहिए। अलग अलग टेक्नोलॉजी हमको पता होनी चाहिए, अलग अलग अप्रोचेस जो है
एग्जीबिशंस के, वो जानकारी होनी चाहिए। एंड लास्ट नंबर है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स। बहुत बार इस प्रकार का भी राइटिंग रिसर्च जो है वो किया जाता है, जिससे वो जानकारी और ट्रूथफुल बन जाती है। ओके, नाउ नंबर थर्ड है मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। पहला था हमारा ओरल सोर्सेस, जिसमें फोक टेल्स एंड फोक सॉन्ग्स इस प्रकार के इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी ट्रेनिंग हमने देखा। उसके साथ साथ रिटर्न सोर्सेस, जिसमें अलग अलग जो कॉइन्स है, कॉपर प्लेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, डायरीज है, रिकॉर्ड्स है, हिस्टोरिकल बुक्स है, ओल्ड बुक्स है, पिक्चर्स, फोटोग्राफ, मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब का जो है रिटर्न सोर्सेस में इंक्लूजन होता है। नंबर थर्ड है मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग आर्टफैक्ट, क्लासीफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। तो बहुत बार क्या होता है, तो ये जो पुरातत्व विभाग से रिलेटेड इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं होते हैं, उनका कलेक्शन करना, उनका कालखंड कौन सा है, कौन से टाइम का है, वो चेक करना, उसके साथ साथ कौन से टाइप्स का है, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। उसके साथ साथ कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। ये जो आने वाले मटेरियल सोर्सेस में जो कुछ इंक्लूड होता है, उन सबको प्रिजर्व एंड कंजर्व करने के लिए कौन सी अलग अलग टेक्निक है, मैकेनिकली एंड केमिकल प्रोसेस है, वो सब यहाँ पर स्टडी करना आवश्यक है। उसके साथ साथ अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टफैक्ट और देयर रिप्लिकाज, उनसे मिलती जुलती प्रतिकृति कह सकते हैं हम उसको, या फिर जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो भी यहाँ पर स्टडी करने के लिए एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल अबाउट कलेक्टेड आर्ट फैक्ट, जो कुछ अलग अलग आर्ट फैक्ट है, वस्तुएं हैं जो मिली है एविडेंस में, वो सब का राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च जो है वो भी किया जाता है, जिससे उसके बारे में रिलेटेड जो जानकारी है वो प्रेजेंट की जाती है और पब्लिश किया जाता है हिस्टोरियंस के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए। क्लासीफाइंग फॉसिल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। बहुत बार इस प्रकार के जो अलग अलग वनस्पति है, प्राणी है, उनके जो अवशेष होते हैं उसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसका भी लिस्ट बनाया जाता है मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में। एंड लास्ट है एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल्स और देयर रिप्लिकास। बहुत बार कुछ सिलेक्टेड ऐसे जो फॉसिल्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं वनस्पति और प्राणियों के, उनके भी या फिर उनके रिप्लिकास, जो प्रतिकृति कहते हैं हम इसको, उसका भी एग्जीबिशन प्रेजेंटेशन जो है वो किया जाता है। इस मामले में अगर हम लोग देखा जाए तो कौन सी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? नेसेसरी ट्रेनिंग्स, बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड। आर्कियोलॉजिकल जो मेथड होती है, जिसे हम लोग पुरातत्व शास्त्र कहते हैं, तो उसकी बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। मेथड एंड थियोरी, उनकी अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हमको पता रहनी चाहिए, अलग अलग सिद्धांत जिसे कहते हैं थेरम्स, वो पता होने चाहिए। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, हमारी प्राचीन संस्कृति, उसका हमको परिचय होना चाहिए, इंट्रोडक्शंस हमको होना चाहिए, जिसके कारण वो इन्फॉर्मेशन जो है उसका यूज़ हम लोग सिस्टमेटिकली कर पाए। उसके बाद है नॉलेज ऑफ द रीजनल सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे उस जगह के, लोकल जगह के जो अलग अलग सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है स्टोन्स है, मिनरल्स है, मेटल्स है एंड क्ले यूज्ड इन द प्रोडक्शंस ऑफ द आर्टफैक्ट एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमको जो हिस्टोरिकल सोर्सेस में जो मिली हुई चीज़ें हैं, अलग अलग मेटल्स है, स्टोन्स है, मिट्टी है, उसके साथ साथ जो अलग बातें हैं, आर्टफैक्ट है, उन सब का जो है केमिकल या फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है उसका ज्ञान भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड केमिकल नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग ऑफ आर्टफैक्ट एंड अदर केमिकल प्रोसेस। उसको साफ़ कैसे किया जाए, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, प्रिजर्व कैसे किया जाए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट एंड देयर डेवलपमेंट, अलग अलग इससे रिलेटेड जो है मटेरियल सोर्सेज से रिलेटेड स्कूल्स है, उनके स्टाइल्स है, आर्ट के स्टाइल्स है, वो भी उसका डेवलपमेंट हमको पता होना चाहिए। एंड नॉलेज एंड स्किल ऑफ मेकिंग रिप्लिकाज एंड मोल्ड्स, उससे रिलेटेड मटेरियल सोर्सेज से रिलेटेड रिप्लिकाज बनाने का भी नॉलेज जो है होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल सोर्सेज में हम लोग ताजमहल एट आगरा अगर वो एग्जांपल में लेते हैं, तो उसको अगर हमको रिप्लिकाज बनाना है तो वो स्किल हमको आनी चाहिए, उसका पूरा नॉलेज A to Z नॉलेज अबाउट ताजमहल वो हमको पता रहना चाहिए, जिसके कारण हम लोग इस प्रकार का रिप्लिकाज जो है एक्यूरेट रिप्लिकाज बना सकते हैं। एंड फॉसिल
knowledge of various approaches of managing exhibitions in museums, galleries and information technology। ये जो पॉइंट है ये हमने इसके पहले भी पढ़ा था। तो बहुत बार इस प्रकार के म्यूजियम्स में जब हम लोग प्रदर्शनी रखते हैं तो ये सब जानकारी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वेरियस टाइप्स ऑफ अप्रोचेस ऑफ नॉलेज, ये सब जानकारी हमको होनी चाहिए। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल, उसके साथ साथ अलग अलग बातों पर संशोधन पर लेखन, जिसे राइटिंग कहते हैं, वो भी हमको पता होना चाहिए। Now here is the 9.1 historical sources and their conservations, ये complete हुआ। 9.2 जब हम लोग start करते हैं, I hope so you understood very well the information that I told you in 9.1। Now we continued 9.2 सम फेमस म्यूजियम्स। बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स है हमारे वर्ल्ड में कि जो बहुत फेमस है फॉर द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज। तो उनमें से सबके तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगहों की इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। म्यूजियम्स वेर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटिक्विटीज कलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ रॉयल एंड इलाइट फैमिलीज ऑफ द मेडिवल यूरोप। बहुत बार क्या हुआ है कि ये जो हमारा मेडिवल पीरियड में यूरोप में जो अलग अलग राजशाही थी, रॉयल ऐसे लोग थे, रॉयल फैमिलीज थी, उन्होंने और बहुत सारे ऐसे रिच पर्सन से उनका भी कुछ कलेक्शंस इन दिस टाइप्स, ये जो आर्ट फैक्ट्स है या फिर बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस है या फिर पेंटिंग्स है, इससे रिलेटेड बहुत सारा कलेक्शंस जो है करने की जो एक आदत है रॉयल फैमिलीज एंड इलाइट मेंबर्स, जिसे हम लोग रिच फैमिलीज कह सकते हैं, जिसके कारण ये म्यूज़ियम का जो एक थीम है वो सामने आया, डेवलप होता चला गया। ओके, लूव्र म्यूज़ियम फ्रांस, सबसे पहला आ रहा है बेटा आपके सामने लूव्र म्यूजियम फ्रांस। द लूव्र म्यूजियम इन पेरिस was established in 18th century CE। I think this whole paragraph is most important, so don't highlight this, bracket there and write there IMP, that is very important। सबसे पहला है लूव्र म्यूजियम फ्रांस। The Louvre Museum in Paris was established in 18th century CE। Antiquities collected by the members of royal family were exhibited in this museum। तो ये जो म्यूज़ियम है जो पेरिस में है, जिसे लूव्र म्यूज़ियम कहा गया है, तो ये 18th सेंचुरी जो है तब एस्टेब्लिश हुआ, फाउंडेशन हुआ। फ्रांस या जो फ्रेंच फैमिलीज़ थी, रॉयल फैमिलीज, शाही घराना जो था, उन व्यक्तियों का कलेक्शन उन्होंने किया हुआ अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन जो है इस म्यूज़ियम में रखा गया है, प्रेजेंट किया गया है। इट इंक्लूड द मच अक्लेम्ड पेंटिंग्स ऑफ मोनालिसा, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा जो कुछ एक पेंटिंग है जो कि सबको पता है, मोनालिसा की पेंटिंग। दिस इनक्लेम पेंटिंग ऑफ मोनालिसा बाय लियोनार्डो दा विंसी, द वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट। वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट जो थे आप सबको पता है, लियोनार्डो दा विंसी, इनकी जो पेंटिंग थी मोनालिसा की पेंटिंग, वो इस म्यूज़ियम में फ्रांस में है। ही वर्क अंडर द पैट्रोनाइज ऑफ द फ्रांसिस फर्स्ट, द किंग ऑफ फ्रांस इन 16th सेंचुरी। उन्होंने ये जो फ्रांस के राजा जो थे फ्रांसिस फर्स्ट, अंडरलाइन कर सकते हो इनको, इन 16th सेंचुरी में थे, उनके गाइडेंस में ये जो पेंटिंग जो थी काम किया है। The collection in the Louvre Museum increased to great extent because of the antiquities brought back by Napoleon Bonaparte। इसमें और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तब हुआ जब नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने लड़ाइयों से जीता हुआ जितना कुछ कला वस्तुएं हैं दूसरे देशों की, वो वहाँ से लूट कर या जीत कर लाकर इस म्यूज़ियम में कंट्रीब्यूट किया, जिसके कारण ये म्यूज़ियम जो है लूव्र म्यूज़ियम, वो जो है और ज़्यादा डेवलप्ड होता चला गया, उनके जो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण और बड़ा होता चला गया, बिकॉज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट on this his conquest। Presently the museum contain more than 3,80,000 artifact। आज की डेट में अगर देखते हैं तो ये लूव्र म्यूजियम जो है फ्रांस का, जिसमें 3,80,000 ऐसे अलग अलग कला वस्तुओं का कंट्रीब्यूशन है। ओके, नाउ here is the information completed। I think after the video आप सब ने टेक्स्ट बुक लेना है और ये एक एक इन्फॉर्मेशन या फिर एक एक पैसेज हमने रोज़ भी लर्न किया, पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर की और लिख कर देखा, तो जल्दी ही आपका ये लर्न भी हो जाएगा और हमारी जो आंसर्स का पैटर्न है वो भी तैयार हो जाएगा। बहुत बार जो आंसर्स आते हैं या फिर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड रहते हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से तो भी
आपने अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से लर्न किया, लाइन टू लाइन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई, तो डेफिनेटली यू विल गेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन हिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, नाउ कंटिन्यूड। नेक्स्ट है ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड। सबसे पहला तो था लू म्यूजियम फ्रांस, सेकंड है ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड। द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन वाज एस्टेब्लिश इन 18th सेंचुरी सीई। ये जो है ब्रिटिश म्यूजियम, इसका एस्टेब्लिशमेंट था 18th सेंचुरी में। अंडरलाइन करेंगे सर हैंस सैलॉन। The Sir Hans Sloane, a natural scientist, handed over about 71,000 objects in his collections to the King of England, George II. ये जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने अपने 71,000 ऐसे जो अलग अलग वस्तुएं थी उनके पास, क्योंकि वो नेचुरल साइंटिस्ट थे, तो नेचुरली उनके पास जितनी कुछ अलग अलग ऐसी वस्तुओं का कलेक्शन था, कितना था 71,000 ऐसी वस्तुएं उन्होंने इंग्लैंड के जो राजा थे, हाँ, जॉर्ज सेकंड, इनके सुपुर्द किया, इनको हैंड ओवर किया सर हैंस स्लोअन, है ना, अंडरलाइन करेंगे सर हैंस स्लोएन। तो ये उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। इट इंक्लूडेड सेवरल बुक्स। इसमें क्या क्या था 71,000 ऑब्जेक्ट में? तो कुछ बुक्स थी, पिक्चर्स, स्पेसिमेंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, ये सब जो बातें हैं उन्होंने उनको दी। लेटर द कलेक्शन वॉज एक्सपांडेड बाय द एडिशन ऑफ वेरियस आर्ट ऑब्जेक्ट एंड एंशियंट आर्टफैक्ट कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनीज। अलग अलग जो अंग्रेज़ों की कॉलोनीज़ थी वहाँ से भी लाई हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट की गई, कंट्रीब्यूट की गई, जिसके कारण ये जो म्यूज़ियम था वो और लार्ज होता चला गया। प्रेजेंटली द म्यूज़ियम कलेक्शंस कंप्राइज अबाउट, अंडरलाइन करेंगे, 80 लाख ऑब्जेक्ट इन दिस ब्रिटिश म्यूज़ियम एट इंग्लैंड। ओके, नाउ नंबर 3 वन में है, आपको वहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है, बेटे देखेंगे इमेजेस, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड, पेज नंबर 61 में देख सकते हो आप लोग, जिससे आपकी आइडिया जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। 3rd नंबर पर है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के भी म्यूजियम के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दिया है हमारी टेक्स्ट बुक में। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैनेज्ड बाय द Smithsonian Institution was established in 1846 CE। अंडरलाइन करेंगे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, इन्होंने ये जो है एस्टेब्लिश की 1847 CE। इट हाउसेस मोर देन 12 करोड़। अगर यहाँ पर इसका कलेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर कितने हैं, 12 करोड़, 12 करोड़ ऐसे अलग अलग स्पेसिमेंस ऑफ फोसिल्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, रॉक्स, ह्यूमन फोसिल्स एंड आर्टफैक्ट्स। आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया है जिससे आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगी। इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस इस म्यूजियम में है, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका में। यहाँ पर अलग अलग वनस्पति है, प्राणी, इनके अलग अलग ऐसे अवशेष जिसे हम लोग कहेंगे, मेटल्स है, स्टोन्स है, मनुष्य के अवशेष है, उसके साथ साथ पुरातत्व विभाग के जो अलग अलग ऐसी बातें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब का कंट्रीब्यूशन आपको बेटा यहाँ पर दिखेगा। मे बी 2 मार्क्स के लिए, या फिर डिस्क्राइब दिस पिक्चर या राइट फ्यू लाइंस ऑन दिस पिक्चर ऐसा आए, तो ये सब जो जानकारी एक्यूरेट, हिस्ट्री का ये रूल है, एक्यूरेट नंबरिंग वहाँ पर होना ज़रूरी है, अंदाजे वाला काम नहीं चलता। इसीलिए ध्यान से ये छोटी छोटी जो बातें हैं उसको आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। नाउ कंटिन्यूड म्यूजियम्स इन इंडिया। द फर्स्ट म्यूजियम्स इन इंडिया, इंडियन म्यूजियम, हमारे देश का सबसे पहला जो म्यूजियम है जिसका नाम है इंडियन म्यूजियम, वॉज एस्टेब्लिश बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका फाउंडेशन जो है, स्थापना जो है किसने की है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू की गई है कलकत्ता में इन 1814 CE। द सेकंड म्यूजियम इन इंडिया, गवर्नमेंट म्यूजियम, सिस्टमेटिकली ध्यान देंगे आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता इन 1814, सेकंड म्यूजियम गवर्नमेंट म्यूजियम was established in Chennai in 1851, the national museum was established in Delhi in 14
49 प्रेजेंटली देयर आर सेवरल म्यूजियम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखते हैं 1 2 3 इस म्यूजियम्स के बाद फिर वो इंडियन म्यूजियम हो या फिर गवर्नमेंट म्यूजियम हो या फिर नेशनल म्यूजियम हो, इस प्रकार के स्टार्टिंग के म्यूजियम्स के बाद आज अगर हम लोग देश में देखते हैं तो बहुत सारे स्टेट लेवल पर अलग अलग ऐसे म्यूजियम्स हैं। यूजुअली द बिग म्यूजियम हैव देयर ओन आर्chives एंड लाइब्रेरीज। सम म्यूजियम्स आर एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारे ऐसे भी म्यूजियम्स हैं जो विद्यापीठों से एफिलेट किए गए हैं। सच म्यूजियम्स ऑल्सो ऑफर कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी। और इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स भी है या फिर यूनिवर्सिटीज़ जो है अलग अलग कोर्सेज के थ्रू लोगों में इस प्रकार की स्किल या फिर ट्रेनिंग या फिर इस प्रकार का नॉलेज है, इंटरेस्ट जो है वो बढ़े, इसका भी काम करते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर डिग्रीज एंड डिप्लोमाज कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी। अगर आपको इन फ्यूचर इस प्रकार की म्यूजियोलॉजी में कुछ कोर्सेज करना है, डिग्री कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज करना हो, तो यहाँ पर 6 नाम आपको दिए गए हैं, 6 नाम, जहाँ पर इस प्रकार के जो है डिग्रीज एंड डिप्लोमास के सिलेबस अवेलेबल है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। आप देख सकते हो नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ओके, ध्यान से हर एक चीज़, बहुत बार आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में इस प्रकार के नाम आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी IMP। सो आप भी आपके बुक में जो है इसको मेंशन कर सकते हो। नाउ कंटिन्यू छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। तो इन 1904 ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे। इन 1904 सी सन इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट्स ऑफ मुंबई डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ म्यूजियम टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया। प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, जिन्होंने इंडिया में विजिट दी थी, उनसे रिलेटेड उनकी याद में एक म्यूजियम्स क्रिएट किया जाए, ये सोचकर 1905 में ये म्यूज़ियम जो है वो बनाया गया। द फाउंडेशन ऑफ लेड ऑफ द म्यूज़ियम बिल्डिंग, इट वाज डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ द म्यूज़ियम वुड बी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। और ये सोचकर 1905 में जो है इसका नाम भी रखा गया, क्योंकि ये जो है इनके प्रिंस ऑफ वेल्स इनके ऑनर में था और उनके विजिट के थ्रू इसका नाम भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया ऐसा रखा गया। इट वाज रीनेम एट छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज हुआ 1998। अंडरलाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 1905 में इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया था। 1998 में उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई का इसका नाम उसका चेंज किया गया। ओके, आपको यहाँ पर उनका भी इमेज दिया हुआ है, पिक्चर वस्तु संग्रहालय का 62 पेज नंबर पर। द बिल्डिंग ऑफ म्यूजियम इज बिल्ड इन इंडो गोथिक स्टाइल। ये जो है थोड़ा सा भारतीय, थोड़ा सा अंग्रेज या फिर ब्रिटिश इस प्रकार का स्टाइल का है। ये जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर, वो आपको दिखेगा। इट हैज़ बीन गिवन द स्टैच्यूज ऑफ ग्रेट फर्स्ट हेरिटेज बिल्डिंग इन मुंबई। इसको जो है मुंबई का फर्स्ट नंबर हेरिटेज बिल्डिंग का जो है वो भी मान मिला है। द म्यूजियम हाउसेज अबाउट 50,000 एंटिक्विटीज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इस म्यूजियम में जो है जो कुछ अलग अलग कंट्रीब्यूशन है उनको 3 पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, इस प्रकार के ये 3 पार्ट्स है। आर्ट दैट मीन्स कला, देन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, तो ये जो 3 है, आर्ट, उसके साथ साथ पुरातत्व एंड नेचुरल हिस्ट्री, हाँ, निसर्ग इतिहास जिसे हम लोग कह सकते हैं, इन तीनों कैटेगरीज में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिखेगा। ये जो है प्राचीन ऐसा वस्तु संग्रहालय है, प्राचीन पहला हमारा ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं। ओके, नाउ 9.3 लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स, ग्रंथालय और बहुत सारे ऐसे आर्चिव्स जहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल। 9.3 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर कोई डाउट्स है अभी जो एक्सप्लेनेशन हुआ उससे रिलेटेड या कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो
so you can comments me now. Goodbye.